आज का दिन है इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 10 के नाम, है ना। आज क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। अभी तक जो पढ़ लिया वो क्लियर हो गया। तो देखो स्टार्टिंग से चार्ज वापस से बार बोलता हूँ, बाहर क्लास जब स्टार्ट होती है हर बार रिवीजन कराता हूँ मैं। इसका रीजन क्या है आपको याद करना है। अनायता, मुझे आपसे एक कंप्लेन है, आपने टेस्ट स्किप कर दिया है, ठीक है। एक इंटरप्शन है, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। चलिए, आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट, पिछला कोई भी टॉपिक आपको याद ना हो तो, जैसे कि मैं बता रहा था, क्या आपका रिवीजन कर रहा था छोटा सा, कि पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पढ़ा, चार्ज के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज, नेचर क्या होता है, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है ना। फिर चार्जिंग कैसे करते हैं पूरा पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लगता है और कितना लगता है ना। इसका मतलब कूलम्ब्स फोर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। और कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी सीख लिया। उसके बाद क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है ये लगता कैसे है, क्या रीजन है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स लगा पाता है, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये जाना कि चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर अगर दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगा सकता है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने एक नया वर्ड बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मतलब क्या था उसका, कि अब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया है ना। इसको वेक्टर बना दिया मैंने, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर दिशा में होती है। अब चार्ज जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में तो आपको लगाना है फोर्स। तो इसका मतलब अब एक फिक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली हमने। उसके बाद क्या पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन सीखा है ना, अलग अलग केसेस के लिए। और सारे केसेस स्टडी करने के बाद अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेट हैं आप लोग काफी, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तृप्ति, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फील्ड लाइंस। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान चुके हैं और ये टॉपिक मैंने पहले ही सिखा दिया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोबारा से रिवीजन कर लो, है ना। जितनी बार पढ़ ले उतना अच्छा। बेटा आपका गुड नेम क्या था? रिया। रिया। रिया, कुछ चीजें क्या है कि आपको बैकलॉग में कवर करनी पड़ेगी, काफी आगे आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। आज भी जो पढ़ रहे हैं ये फ्रेश टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। समझ नहीं आएगा थोड़ा बहुत तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक। चलिए, तो आज हमारे साथ रिया भी जुड़ गई हैं। तो यहाँ फील्ड लाइन क्या होता है, अ फील्ड लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन सच वे दैट इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ इट्स टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है रिया, बताइए टैंजेंट क्या होता है? थोड़ा हम आपको जान लें। सर्कल से टच करता है, रिया कह रही है सर्कल से टच करता है, तो ये भी टच कर रही है बाहर से। अच्छा, बाहर से टच करते हुए निकल जाओगे। चलो देखते हैं कहां से निकलते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, कितने पॉइंट टच किए इसने? तो ये कंडीशन है कि एक से ज्यादा टच कर सकते हैं? यही कंडीशन है कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करें। तो यहाँ पर अगर टैंजेंट की बात कर रहे हैं, ये टैंजेंट से क्या मतलब रहा होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक, यहाँ कुछ नेगेटिव बना दिया, और इनके बीच में क्या है, ये अलग अलग ऐसा कुछ कर्व बना हुआ है ना। इसी कर्व को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो क्या इन्होंने बोला, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पे पूछ दूं मैं, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, तो क्या कह रहे हैं कि उस पॉइंट से टच करता हुआ एक क्या बना दो, टैंजेंट। अब वो टैंजेंट जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पॉइंट पर होगी। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया। इस पॉइंट पर भी टैंजेंट बना के देखते हैं, अरे ये तो डायरेक्शन ही बदल गई। गेटिंग? तो किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर या किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपको पता ही है, मतलब हम लोग इस तरफ कहीं जा रहे हैं, हमें एरो आगे की तरफ बनाना क्लियर है। उसके बाद अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाना है तो हम उस पॉइंट पर क्या करेंगे, टैंजेंट बनाएंगे, और टैंजेंट का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में ये थोड़ी सी बात आई? क्यों, सबको आ गई? शिवांश क्लियर है? चलो आगे देखिए क्या कह रहे हैं।
is the same as the direction of the field at that point, जो कि मैंने कंक्लूड कर दिया। फील्ड लाइन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द, ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा, और द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल। ये छोटी सी बात लग रही होगी, अभी ऐसा भी लग रहा होगा कि बहुत इजी पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही चीजें अगर मिस कर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे क्या कह रहे हैं, आपका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो मैंने ऐसे एक सर्कल बना दिया सर्कुलर, ठीक है, जिसका एरिया कितना होगा, अगर रेडियस बता दोगे तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, नहीं पता तो एरिया ए लिख देते हैं, है ना। क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, ये लाइन आखिरी वाली जो है, कह रहे हैं पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल, मतलब अगर ऐसे कोई निकल जाएगी फील्ड लाइन तो वो नहीं मायने रखती है। मायने कौन रखता है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। कैसे पढ़ा है, वेक्टर क्या होता है ना, ठीक। वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो क्या होगा, एक बनेगा ए कॉस थीटा और एक क्या बनेगा, तो इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन थीटा, ठीक है, याद रखना। नहीं आ रहा है तो यहां से एंगल बनता है, ये देखो 90, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैंने बोल दिया इस सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा। तो अगर मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, तो अब इसका अगर एक कंपोनेंट बनाएंगे तो ई cos थीटा बनेगा, इस तरफ कलर चेंज कर दें, ई cos थीटा दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसका cos कंपोनेंट, फिर इसका एक कंपोनेंट और बनेगा, तो मतलब कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा जो ये बोल रहे हैं भाई साहब, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ई साइन थीटा। इज इट क्लियर, अभी तक जो बातें बताई समझ में आ गया। तो जब भी हम आगे चल के, अभी तो हमने फील्ड लाइन पढ़ी, तो फील्ड लाइन अगर आपकी पास हो रही है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं टुवर्ड द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से सुनना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होता है, वो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई एक सरफेस एरिया ए है, ठीक है, उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलरली। क्या बोला, परपेंडिकुलर, कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइन ही चाहिए आपको, जिससे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है और स्मूथ कर्व होता है। स्मूथ कर्व का मतलब देखो ध्यान से, ये देखो, इसी कहते हैं स्मूथ कर्व। ऐसा नहीं बना हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं बना हुआ है, ये भी कर्व है लेकिन ये ठीक है, स्मूथ कर्व आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नेवर क्रॉस इट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, दो फील्ड लाइन कभी भी टकराती नहीं है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये बात तो बहुत अच्छे से सिखाई थी मैंने, क्या बताया था बताओ भैया। हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, और जो बच्चे नहीं, ठीक है, अब सीखो क्या सिखाया। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से फील्ड हमेशा अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इधर से जो जा रहा था वो तो जा ही रहा था, इसने कहा अच्छा आ रहे हो, हम तुम्हें मदद करते हैं और जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो मतलब कि पूरा एरो किधर बन गया, इधर। तो इधर से कोई जा रहा था, उसने कहा उधर कहां जा रहे हो, इधर आओ, हम तुम्हें खींच रहे हैं, इसने अंदर की तरफ खींच लिया, ठीक है। अब इधर की तरफ जा रहे थे, कह रहा कहां जा रहे हो, इधर आओ। समझ में आया वो बना कैसा था डायग्राम। एक्चुअल में क्या होता है, जब सिंगल चार्ज होता है, आपको पढ़ाया था, रेडियस की तरफ हर दिशा में क्या बनाना होता है, हमें एरो बनाना है। ये क्या है, एक स्फीयर का रेडियस बनाया, रेडियली आउटवर्ड होती है सारी फील्ड लाइन, है ना। लेकिन ऐसे यहां पर निकलना चाह रहा है, लेकिन ड्यू टू फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज को सीधे जाने नहीं दे रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये जाते को सीधे रहा था, फिर उसको खींच के इसने, ठीक है। इसी प्रकार से जितनी भी फील्ड लाइन इसके बीच में होंगी वो भी सारी की सारी ऐसे बन जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो इस तरफ वाली थी, देखो ध्यान से, वो कैसे जाती थी, इस तरफ, इधर से तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। क्यों, क्या सिखाया था मैंने कि एक फिक्स रीजन होता है, एरिया होता है, जिसके अंदर ही उसका इफेक्ट
पाया जाएगा। उस रीजन के बाहर कोई भी चीज पाई जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ये वाली बात? ठीक यही कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोज लूप से क्या मतलब, ये सबसे मुझे समझ नहीं आता। क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? अगर पॉइंट ए से आप स्टार्ट कर रहे हो और फिर से पॉइंट ए पर घूम के पहुंच गए, इसका मतलब जो आपने फॉर्मेशन किया वो क्या है? क्लोज्ड लूप में। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर वापस से घूम के पहुंचना ही क्लोज्ड लूप होता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल तो रही है, लेकिन क्या वापस आ पा रही है? बैठिए बेटा, कभी वापस आ पा रही है? आप लोग में से कोई बताओ। नहीं आ पा रही है ना? इसका मतलब वो क्या है? ओपन लूप में है। ये फील्ड लाइन क्या है? ओपन लूप में फील्ड लाइन आपकी ट्रैवल करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओपन लूप में होती है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। एक मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट से जो फील्ड लाइन निकलती है वो कैसे निकलती है? नॉर्थ से एमिट होगी, और यही तो पढ़ा है ना बचपन से। ये तो नहीं बताना है मुझे, ये तो 10th में ही पढ़ लिया है ना। चलिए, तो क्या ये भी ओपन लूप में होता है? किसी को पता है ये ओपन लूप है? आपका बेटा गुड नेम क्या था? संस्कृति। संस्कृति, ठीक है बैठे। संस्कृति एंड रिया, आप बताइए भाई ओपन लूप है क्लोज लूप है? अभी पढ़ा ना क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? क्लोज लूप का मतलब जहां शुरू कर रहे हैं वहां वापस पहुंच जाए, है ना। यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, देखो पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हमने एक इंफॉर्मेशन छुपा रखी है ताकि आप उसको गलत बताएं। क्या मैग्नेट के बारे में जानते हैं? मैग्नेट में आपकी फील्ड लाइन क्लोज लूप में होती। चलिए भाई आप बताइए, अनायता एंड निहारिका ऑनलाइन, आप लोग बताइए कि ये ओपन लूप है या क्लोज लूप है? तुम लोग बताओ। क्लोज्ड है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती है, वो मैग्नेट के अंदर होती है। ये छोटी सी बात बहुत पहले ही पढ़ा दी गई थी। तो इसका मतलब जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? बोर्ड्स लेवल पे कई बार ये बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये बताइए, कंपैरिजन करिए दोनों में फील्ड लाइन में क्या डिफरेंस है। तो ये आपकी ओपन लूप है ये, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किस पर डिपेंड करता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। जैसे मैंने बोला ना, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? इसकी फील्ड लाइन को खींच ले रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी ना, उसके पास कम ताकत है। कम ताकत है तो कम इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है ना। इसका मतलब क्लियर है कि इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि ये फील्ड लाइन कितनी इस पे आके क्लोज कर रही है। मैंने बोला एक वर्ड क्लोज कर रही है, इसका मतलब नहीं क्लोज लूप, मतलब इस पे आके फिनिश कर रही है अपने पार्ट को, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। चलो लास्ट के पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड और स्टार्ट नॉर्मली। देखो ये वर्ड जो है ना, कह रहे हैं कि आपकी फील्ड लाइन आप डायग्राम में कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, लेकिन एक्चुअल में जब वो एंड करती है, मतलब मान लो ये प्लस था और ये माइनस था। मैंने अभी सिखाया था कि सिंगल जब चार्ज होता है तो क्या करता है? रेडियस के अलोंग सारी फील्ड लाइन, हर जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें क्या होगा? वो एमिट करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा? बाहर की तरफ। और अगर निगेटिव का बनाना है तो निगेटिव कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ अंदर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ। हर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन आपके पास है आप बना सकते हो और सारे आंसर आपके परफेक्ट होंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, इसकी आउटवर्ड। ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, मतलब ये आपका निगेटिव है। अच्छा, तो यहां पर कह रहे हैं जैसे तुमने ऐसा डायग्राम बनाया ना, यहां से गया ये, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जब ये सेंटर पे जाके मीट करेगा तो वो क्या होगा? रेडियस के अलोंग करेगा। और रेडियस क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है कि टेंजेंट के? देखो सर्कल पढ़ा होगा ना, सेंटर होता है, फिर ये रेडियस होता है। ये पॉइंट यहाँ पर जो भी ऐसे लाइन बनाते हैं, ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो क्या कह रहे हैं कि जहां पर जैसे ये फील्ड ऐसे इंटर कर रही है, तो इंटर इस तरीके से करेगी कि सरफेस के वो क्या है? परपेंडिकुलर। सरफेस कैसा है? ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कि रेडियस के अलोंग आना होगा। एक ही पॉसिबिलिटी है ना, रेडियस के अलोंग आओगे, क्योंकि रेडियस ही ऐसा एक लाइन होती है सर्कल की सर्कुलर सरफेस के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर होता है अपने सरफेस के हर पॉइंट से। मतलब जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, तो ए और बी पॉइंट जो है इससे परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये रेडियस।
ठीक है, कैसे? एक टैंजेंट बना दो सर, क्योंकि टैंजेंट क्या करेगा, सिर्फ ए से होके गुजरेगा, तो सिंगल पॉइंट को टच कर रहा है ना। लेकिन ये लाइन नहीं होती तो हमें लगता है वो परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे ही हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि एक्चुअल में ये रेडियस वाली लाइन क्या है, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये छोटा सा वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, क्योंकि उसी से तो ओरिजिनेट हो रही है ना। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ओरिजिनेट हो रही है? जब आपका चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग में इफेक्ट क्रिएट करता है। वो इफेक्ट कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, है ना। अट्रैक्ट करना है तब भी आपकी फील्ड चाहिए, और रिपेल करना है तब भी। रिपल्शन कब होता है? इसको पॉजिटिव बना दो, है ना। तो फील्ड लाइन कैसी बनेगी? चलो अपने हिसाब से बताओ, थोड़ी बहुत बुद्धि अपनी लगाओ। क्या होगा? दोनों क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये भी कहेगा आउटवर्ड निकालो और ये भी कहेगा आउटवर्ड, लेकिन होगा क्या? दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, टच नहीं करेंगे कभी भी एक दूसरे को। रिपल्सिव फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, है ना। वो क्या रहा है, ये ऐसे जाना चाहता है, ये भी ऐसे जाना, लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन, इससे से ये बिना टकराए ऊपर चले गए, है ना। और इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। फिर एक टाइम के बाद जब रीजन के बियॉन्ड चला जाएगा तो किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने पोर्शन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो क्लोज टू रीजन होगा, जो कॉमन रीजन होगा, इसको हाफ कर लो, जिस उसके अंदर का रीजन होगा वहां पर आपको रिपल्सिव नेचर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइन रिप्रेजेंटिंग वीक फील्ड। अगर दूर दूर आपकी फील्ड लाइन है, इसका मतलब क्या है कि कैसी फील्ड कैसी कमजोर है, ठीक है। मतलब उसके रीजन के अंदर अगर याद रखना, दो फील्ड लाइन है, ऐसे गई है कि कैसे गई, यहाँ कोई पॉइंट भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक फील्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं निकलेगी तब तक उसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, हम लोग कैसे बनाते हैं, यूनिफॉर्म बनाते हैं ना। यूनिफॉर्म बनाते कहते हैं बहुत करीब करीब लाइन है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा पॉइंट बचेगा नहीं जहां पर आपको इसका इफेक्ट देखने को ना मिले, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो आपका मैग्नीट्यूड है ना, वो डिपेंड किस पे करता है। अगर ज्यादा आपकी देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन होगी तो क्या होगा, करीब करीब हो, क्राउडेड लाइन, ठीक है। और डिस्टेंट का मतलब दूर दूर रहेगा, तो इसका मतलब है कि फील्ड कैसी है, कमजोर है। लास्ट टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट क्या देगा आपको, डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी दोबारा से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताओ, ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये वापस से समझ लो, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। रीजन क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना। अब कह रहे हैं कि एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज आपका यहां पर है। अब मुझे इसके ऊपर ही सिर्फ इफेक्ट क्रिएट करना है, तो मुझे एक फिक्स डायरेक्शन में ही जाना होगा ना। तो बिना डायरेक्शन के मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका इफेक्ट कभी शो नहीं कर पाऊंगा बिना डायरेक्शन के, ठीक है। तो यही होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं कर सकते बिना डायरेक्शन के, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस एरिया S, ठीक। और S भी क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पता है क्या होता है, ये एक सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर जो आप बनाओगे वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, एरिया। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका सरफेस एरिया। परपेंडिकुलर क्या है, डायरेक्शन, इसका अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अगर नीचे वाला सरफेस होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। याद रखना ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, ठीक है। तो एस वेक्टर बनाया, तो मैं यहाँ पर ए को हटा के एस वेक्टर लिख देता हूं, ताकि आपको समझ में अच्छे से, ठीक है। इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। तो फ्लक्स अगर डिफाइन करना है, इट विल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो स्मॉलेस्ट होगा आपका, ठीक है, ई, ठीक है। और यहां पर ये ऐसे क्यों बनाया, हाँ, पूरे एरिया को, क्लोज सरफेस को लेके चलो, ठीक है। आगे देखिए, द फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग। ये मैंने पहले ही बता दिया, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी, यही मैंने स्टार्ट किया था ना, वही खत्म कर रहे हैं। फ्लक्स क्या होता है, अगर फ्लक्स निकालना है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, जो टोटल उसका एरिया है एट, ये मैंने बहुत पहले ही आपको समझ में आ गया।
ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अगर मैं छोटा सा फ्लक्स ले रहा हूँ, छोटू सा फ्लक्स मतलब छोटू सा एरिया लिया हूँ, है ना। अब देखो ध्यान से, कर कैसे रहे, हर चीज समझ के चलो। ठीक है, देखो ये डीएस का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप लोग नए हो, आप लोगों को पता नहीं है, पुरानी क्लास में बताया मैंने। डीएस या फिर डी किसी भी वेरिएबल के आगे लग जाए स्मॉल डी, तो इसका मतलब है उस वेरिएबल की वेरी स्मॉल वैल्यू की बात हो रही है, या फिर वेरी स्मॉल चेंज की बात हो रही है। याद रखना डेरिवेटिव का यही काम होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या लिखा, ई डॉट डी एस, ठीक है। अच्छा, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, छोटा सा जो आपका सरफेस एरिया होगा, मान लो आपने इतना सा एरिया ले लिया, तो इसको डिफाइन कर दिया, और वेक्टर का मतलब क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। डीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डायरेक्शन। अब इससे जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं। ध्यान से, डॉट मत समझो तुम, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू जो आपका एरिया है। अब इससे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो भी छोटा सा फ्लक्स लिंक मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतने एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन पता चल जाएगी। अब मुझे तो चाहिए पूरे एरिया से ना, पूरे एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हर बार इतनी छोटे से एरिया को लेता जाऊंगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं टोटल एरिया को डिवाइड कर दूं, कैसे, छोटे छोटे पीसेस में, हर पीस का एरिया कितना होगा, डीएस होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक का निकालूंगा, फिर ऐड कर लूंगा, सारे ऐड कर लूंगा, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन होता क्या है, समेशन ही तो होता है ना, ऐड करना, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, हम छोटे वाले फ्लक्स का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए एक है आपका फ्लक्स निकालने का, एक तो ये हो गया कैलकुलस वाला मेथड जो मैंने अभी जस्ट बताया, है ना, ये डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से निकाला। एक दूसरा है हमारे गॉस साहब ने दिया था, उन्होंने बताया किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा, उस सरफेस पर टोटल चार्ज जितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टोटल चार्ज निकाल लो, ये तो आसान है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना पड़ो, कह रहे हैं टोटल चार्ज कितना ढूंढ लो, पूरे सरफेस से टोटल चार्ज निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो किससे, एप्सिलॉन नॉट से, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स। और इसी को दूसरे फॉर्म में आपने कैसे लिखा है, 4 पाई के क्यू नेट। कैसे, यानी ये किया, एप्सिलॉन नॉट को फॉर्मूले के फॉर्म में कर दिया। अच्छा, अब नहीं बच रहा सर, नहीं बच रहा, बहुत कठिन पढ़ाते हो, ये कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ठीक है क्या भाई, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, पूरा फिजिक्स आसान है, ऐसे ही हो जाएगा सब, ठीक है। एस क्या है, हमेशा नॉर्मल, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, बस आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं। यहाँ देखिए ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वापस से फिर से पूछूंगा डेफिनेशन, और तुम खुद बताना कि ये वेक्टर है कि नहीं है। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ढूंढ लो, बस क्या बोला था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, अगर 10 होंगी तो 10 को दिखाने के लिए क्या मैं बोलूंगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ईस्ट में है, नहीं ना, मुझे सिर्फ क्वांटिटी चाहिए ना, तो मुझे स्केलर वैल्यू चाहिए, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए। आगे देखिए यूनिट क्या होगी, यूनिट समझ में आया तो बताओ, यूनिट खुद से ड्राइव करना सीखो यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। अच्छा ये देखो जरा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस होता है, या छोड़ो इसको ई एस लिख लो, मैं वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं लिख रहा, मुझे यूनिट निकालनी, यूनिट तो 11 सीखा होगा, किसी ने सिखाया होगा टीचर ने। क्या एस क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ई क्या होगा, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर गया कट, बचेगा क्या, रटने क्या जरूरत है, अब इसी को कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने, पर नहीं है वो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ फोर्स। कैसे किया, बहुत आसान है, देखो ई एस था, ठीक है, ई को क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू, ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो पिछली बैकलॉग में हो जाएगा। फोर्स न्यूटन में इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज, क्यों रटना है, डायमेंशन बता दो फटाफट, इसी से बता दें,
सर न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स होता है mlt माइनस 2 मीटर स्क्वायर सर, यहाँ पर l पावर प्लस 2 है ना, डिनोमिनेटर में चार्ज है, चार्ज क्या होता है at, डायमेंशन 80 होगा ना। कैसे किया, चलो ये भी बता देते हैं। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I T। I क्या होता है एम्पियर, टाइम क्या होता है सेकंड, ये यूनिट हो गया, डायमेंशन क्या हो जाएगा A। ठीक है, क्लियर है बेटा, आप लोगों को आ रहा समझ में? कोई दिक्कत हो चैट स्क्रीन बताइए मुझे, माइक भी ऑन कर सकते हो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करो, बताओ भाई आंसर। ये l की पावर 2 और ये l की पावर प्लस 1 क्या हो जाएगा l क्यूब, है ना। चलो आगे बताओ जल्दी से, फाइनल आंसर क्या होगा? यहां लिखा हुआ है लेकिन फिर भी खुद से बताओ। ml3t-2 अपॉन at, अभी डी ऊपर आएगा t की पावर -1, तो -1 -2 क्या हो जाएगा -3, तो मैं लिख सकता हूं ml3t-3 और a जब ऊपर आएगा तो e की पावर -1। नोट्स नहीं बना रहे यार तुम लोग, कहानी चल रही, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखोगे नहीं तो फिर कैसे बनेगा? सब मोह माया है, निकल जाएगा, सारी बातें निकल जाएगी। तुम्हारे पास तो है, नोट्स है। जरूरत नहीं लगी है नोट्स की, पूछे कुछ जो पढ़ाया याद है तो तुम लोग को, मतलब घर पे जाओगे तो क्या करोगे, लिखिए कुछ तो लिखिए, क्या लिखेंगे इसमें से? लिखने का तरीका ये होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी होता है, फॉर्मूला लिखा जाता है, फिर यूनिट लिखा जाता है, डायमेंशन कैसे निकाला, ये सब लिखा जाता है, सेल्फ नोट बनानी होती है, बस बैठ के आराम से। हमें पता है हम नोट्स आपको देंगे, लेकिन खुद भी तो कुछ बनाओ, लिखो। चलो पहले ये लिख लो पूरा, पहले इसकी ये जो ऊपर की ये फॉर्मूला है और इसको अपने फॉर्म में ये लास्ट वाली लाइन लिख लेना, फिर ये लिख लेना, ये जो फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब फटाफट लिखो। आगे बढ़े, क्या लिख रहे हो, कहां तक पहुंचे, ये हो गया। देखो अगर इसमें से कुछ छूट जाएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैं लिखता हूँ ना साथ साथ में जो डेरिवेशन जो वाला पार्ट है, अब ये चीज जब खुद से पढ़ोगे, नोट जब हम देंगे तो उसमें ये लिखा रहेगा डायरेक्टली, तो ये चीजें जरूर लिख लिया करो कि इसमें क्या बताया मैंने, कैसे हुआ था, ये आपको आता है, लेकिन हो सकता है उस टाइम हिट ना करे। नोट्स इसीलिए बनाई जाती है ताकि चीजें आपको गाइड कर सके। नेक्स्ट करें, ओके। इसमें बस डायमेंशन निकालना सीख लो, ठीक है, बाकी चीजें तुम्हें समझ याद हो जाएंगी या फिर दोबारा नोट से बना लेना। ये चीजें बस लिख लो, यूनिट लिख लो, स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन कैसे निकला ये देख लो फटाफट, बस इतनी सी लिखो। डायमेंशन खुद से करके देखो, बिना इसको देखे, तब तो आएगा कुछ। चलिए आप लोग लिखते रहिए साथ साथ में, मैं आपको कुछ यहाँ कंडीशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, I इक्वल टू Q बाई T तो पता ही होगा यार, ठीक है, बस इतना ही मुझे मिटाना है, बाकी चीजें तो मैं बता दूं। देखो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ये फ्लक्स जीरो भी हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, अगर फील्ड लाइन पास ही नहीं होगी अगर सरफेस से तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो अब वो कौन से सर्कमस्टेंस है जब आपकी फील्ड लाइन आपके सरफेस से पास नहीं होगी, तो बगल में एक फिगर बना हुआ है उसकी तरफ बढ़ेंगे धीमे से, ठीक है। अगर कुछ भी अगर छूट जाए तो बता देना, दोबारा बता देना। देखो यहाँ कुछ सरफेस बने हुए हैं, है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डीएस दोनों अपोजिट है, यहाँ पर डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ कौन से वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो लगाओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, छोड़ो मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और मैं जरा आपसे पूछूंगा भी नहीं, मैं बस एक बात पूछ रहा हूं,
मैं बस एक बार आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड से कब कट कर सकती है? जब जब सरफेस के परपेंडिकुलर या कोई भी एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल पर ये इसको हिट करे, है ना। लेकिन अगर इस सरफेस की बात कर रहा हूं, अभी मैंने वेक्टर नहीं बनाया, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर कोई फील्ड ऐसे निकल गई, क्या इसको कट कर रही है? क्या इसको कट कर रही है? जीरो होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा फ्लक्स? सोचो ना, अभी तो बताया जब कट नहीं करेगी फ्लक्स जीरो हो गया। मतलब यही वो केस है। एक्चुअल में हम लोग इसको रट जाते हैं ना, ये डीएस को रट जाते हैं, फिर हम इमेजिन नहीं कर पाते। अरे बड़े भाई, जब इसके अलोंग होगा या इसके अपोजिट हो सकता है, दोनों केसेस में आपकी फील्ड लाइन सरफेस से होके गुजरेगी। जब सरफेस से होके नहीं गुजरेगी तो उसका एक ही केस है, जब डीएस वेक्टर और ये डीएस मत देखो, डीएस वेक्टर देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एक्चुअल में सरफेस क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल, और सरफेस के पहले चली जाएगी तो लाइन कभी इसको कट ही नहीं करेगी। जब कट नहीं करेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? लेकिन इस केस में और इस केस में जीरो होगा क्या? नहीं। ठीक, अब इन दोनों के एंगल के मतलब 90 के सिवा कोई भी एंगल लोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा होगा होगा, ठीक है। कोई भी हल्का सा भी एंगल, 1 डिग्री एंगल बनाओगे ना, तब भी ये इसको हल्का सा कट करते हुए चला जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया थोड़ा बहुत? अभी डेरिवेशन आगे करेंगे। तो इफ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्या बोल दिया? ये डाइपोल डाइपोल क्या होता है? कहीं सुना कुछ? पोलर होता है, इसको मतलब डाइपोल मोमेंट माना जाता है, और जो नॉन पोलर होता है इसको डाइपोल मोमेंट नहीं बोलते। हाँ, वो तो मटेरियल प्रॉपर बहुत आगे चली गई, तुम बहुत आगे चली गई, अभी तो बहुत दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, पीछे आओ वापस। हम डाइपोल जानना चाहते हैं सिर्फ, हमें से डाइपोल से मतलब है, तुमने गलत नहीं बताया, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन तुमने वो नहीं बताया जो मुझे सुनना था। डाइपोल का मतलब कुछ नहीं होता है, दो चार्ज पकड़ लिए, बेचारों को बांध दिया, कहते साथ में रहना है, जहां जाओगे साथ में जाओगे, कुछ नहीं है। कह रहे हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है, फिक्स कर दिया। ना ये अकेले जा सकता है ना ये अकेले जा सकता है, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, ये दो चार्ज थे साथ में, अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, है ना। क्या बनाएंगे भैया? एक ही डायरेक्शन है सर, यही तो हो गया। लेकिन पता है आपको, डाइपोल मोमेंट उल्टा होता है। मैं पढ़ाऊंगा पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना जानना है, डाइपोल को उठा के रख दिया, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज आइडेंटिकल होते हैं ना, याद है तुम्हें थोड़ा बहुत? आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं। आइडेंटिकल नेचर का मतलब क्या हो गया? अगर ये 2 कूलम होगा तो ये -2 कूलम होगा, बस, ठीक है। नेचर अपोजिट होगा, ठीक है। बस इसकी इतनी सी बात है, और इससे ज्यादा मुझे जानना नहीं है, क्योंकि मुझे अभी इसको पढ़ाना नहीं, अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो ये यहां लिख दिया तो मैंने बता दिया, समझ में आया? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर हमने इनक्लोज कर दिया तो क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। उसका कारण क्या है? अभी तो समझाया, वो पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये नेगेटिव, ये कहेगा हमें कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है, ये तो हमारा साथी यही है, सारी यहीं पर जाके टर्मिनेट हो जाएगी फील्ड लाइन। अब वो जाएगी क्या किसी से लड़ने? क्यों जाए? उसको जाने की जरूरत ही नहीं है ना, सब कुछ यहीं मिल जा रहा है उसको, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसे केसेस में कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इनसाइड ए क्लोज सरफेस। अरे ये क्या बोल दिया? वही बात दोबारा से अलग तरीके से बोल दी, सेम बात को अलग तरीके से बोल दिया। कह रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, तो फिर से वही होगा, सारी फील्ड लाइन प्लस से निकलेगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, क्योंकि ये ओपन लूप में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी सरफेस को टच भी नहीं कर पाएंगी। मान लो यहाँ पर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, उतने ही यहाँ पर, तो कभी भी सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो, इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, उस केस में भी फ्लक्स, क्योंकि देखो मेरी बात समझो कि सरफेस के ऊपर फ्लक्स कैसे हो रहा है? जब अंदर से कोई चार्ज आ रहा होगा तभी तो, सरफेस को कट ही नहीं कर रहा है ना। उस केस में भी क्या कह रहे हैं? कोई चार्ज ही अगर अंदर नहीं है, मतलब मैं सारे चार्जेस को मिटा दूं, इसको सबको
मिटा दूं, आप बताओ कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? नहीं होगा ना। अभी ये इसको भूल जाओ, ये वाले पुराने फिगर को भूल जाओ। अभी केस समझो, अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है। आगे देखिए, इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है और आउटगोइंग हमेशा। क्या मैं इस बात को यहां से कर सकता हूं प्रूव? एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 180। यहां पर 0। cos 0 क्या होता है? 1। cos 180 क्या होता है? -1 होता है। क्या मैं करूं? ठीक है, देखो क्या है ना, नींद आ रही हो तो बता दो, ब्रेक दे दे, लेकिन सही बताओ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया? अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 0। समझ में आया? क्योंकि इनकमिंग बराबर होता है आउटगोइंग के। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? माइनस और ये प्लस होगा। भैया कहां से लिख दिया? ये प्लस होगा, तभी तो सम करेंगे तो 0 आएगा ना, नहीं तो -2πr² हो जाएगा। यहां गलती से टाइप हो गया होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? 0। समझ में आया? ऐसी कोई बात जो अभी तक ऐसी लगी जो खटक रही हो? बताओ भाई, अपने डाउट से खुल के बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं है, सब गधे ही हो, हम खुद गधे हैं। हाँ, क्योंकि गधा होना अच्छी बात है, क्योंकि गधे के अंदर सुधार की चांसेस होती हैं। घोड़ा होना अच्छी बात नहीं है, फिर वो किसी को सुनता नहीं, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट्स ही बनानी है, आगे बढ़े तो जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि ये आपको सिर्फ फ्लक्स ही नहीं बताएगा, इसी की मदद से हम लोग सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। क्योंकि पहले क्या था, जैसे जितने भी केसेस पढ़े आपने, जैसे रिंग पढ़ा है ना, एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिंग चार्ज की वजह से कितना हो रहा है। ठीक है, ये अगर हमें निकालना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करते थे, डिफिकल्ट होता था बहुत, तो वो सारी डिफिकल्टी खत्म कर दिया किसने? गॉस साहब ने। तो एक्चुअल में अब हमें सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ना होता है। सेम डेरिवेशन को वापस से करेंगे और फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर, लेकिन यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस साहब ने क्या बताया कि जो टोटल आपका, देखिए, इट रिलेट्स विद द टोटल फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस to the net charge enclosed by that surface, and according to it the total flux linked with the closed surface will be equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। तो closed surface क्या होता है? कोई एग्जांपल दो। इसका डिस्टेंस मतलब एक ही पॉइंट से शुरू और उसी पॉइंट पर आके। क्यों इतना डिफिकल्ट सोचते हो तुम लोग फिजिक्स को? मतलब मेरे को एक, जिसमें तुम लोग चेहरों के भाव देखे, सबका ऐसा सीरियस हो गया, बड़ा भयंकर सवाल है। क्लोज मतलब इतना, मतलब धरती देखिए स्फेरिकल होती है, वैसे है तो नहीं लेकिन मान लेते हैं, है ना, अंडाकार होता है, तो स्फीयर बोल देते ना सीधे। उसके अंदर, जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम हो वो क्लोज हो गया, खत्म, इतनी सी बात थी। तो हमने बोल दिया स्फीयर सामने बना हुआ है, लेकिन फिजिक्स है ना, पीएचडी नहीं करनी बहुत। मैं बता रहा हूं, जब आपका दिमाग फ्री रहता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बहुत प्रेशर ले लोगे, चीजें बहुत डिफिकल्ट मान लोगे, तो कभी नहीं कर पाओगे। एक्चुअली चीजें डिफिकल्ट होती नहीं है, हम बना लेते हैं। तो यहाँ कुछ है नहीं, क्लोज सरफेस मतलब सिंपल सा वॉल्यूम है और वॉल्यूम लीक नहीं होना चाहिए। अब मैं बोल दूं ऐसा कुछ, मैंने क्या कर दिया, बॉल ली कैनवस की और उसको आधा कट कर दिया, मैं कह रहा हूं ये देखो ये क्लोज सरफेस है, क्या वॉल्यूम लीक हो रहा है ना, वॉल्यूम लीक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा सरफेस जो हर तरह के तरफ से क्या हो, बंद हो और कुछ स्पेस उसके अंदर हो, तो वो क्या हो गया? क्लोज सरफेस। बस इतना दिमाग रखो, सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला तो देखा देखा सा है ना, ये फ्लक्स है और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या भाई, ठीक है? तो ये क्या बना हुआ? एक चार्ज, अब ये 2D में बना हुआ, एक्चुअल में होता क्या? 3D में होता है। ये एक चार्ज है, ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है ये 3 डायमेंशन, मैंने क्या बोला था, रेडियल या आउटवर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। ये चार्ज कहां रख दिया मैंने? सेंटर पे रख दिया। या मैंने मान लिया कि इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट करता है, मैंने इमेजिन कर लिया कि r डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में जाइए आप, ठीक। r क्या हो गया? मैं रेडियस हो गया उस सरफेस का, तो मेरा एक शानदार सा स्फीयर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा?
अब मैं कह रहा हूं किसी भी डीएस सरफेस को पकड़ लीजिए, है ना, तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो एंगल बन रहा है, बताओ E एंड डीएस के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 1 बताएगा, देख के बता दो, 180, 0, 90 कुछ तो बोलो, गलती बोल दो। हाँ कैसे भैया, अभी तो पढ़ा के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और डीएस इधर था, तब तो 180 बन रहा था। और फिर एक और हमने पढ़ाया, इसलिए कहते हैं कि नोट्स बनाओ, कॉपी में लिखा होगा कहीं और उसको देख लेते एक बार, तो दोनों जब एक ही के ऊपर एक है तो मतलब एंगल 0 हो गया ना। फिर मैंने कहा देख के बता दो ना, डीएस और ई सामने है, तो थीटा कितना, समझ में आया। तो ऐसा कोई भी पॉइंट ले लें स्फेरिकल सरफेस पे, क्या आएगा वो, थीटा कितना आएगा, आएगा ना, फ्लक्स निकल जाएगा, निकल सकता है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इससे नहीं निकालेंगे, ये तो पुरानी बातें हो गई, इससे इतना दम नहीं है, समझ नहीं आ रहा है ना, हटाओ इसको, नहीं पढ़ेंगे इसको। हमें क्या चाहिए, आसान, हमें आसान पढ़ना है, आसान पढ़ना है तो गॉस लॉ है ना। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल चार्ज जो इनक्लोज हो गया इस पूरे सरफेस के अंदर, जब मैंने देखा ध्यान से, अरे तो मेरे को सिर्फ एक दिख रहा है, टोटल चार्ज कितना हो गया मेरा, 5 बराबर प्लस क्यू, और क्या बोला, कितने टाइम्स, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। लो भैया आंसर आ गया, और क्या आ गया आंसर, सिंपल है, यही है आपका गॉस लॉ। इज इट क्लियर। और याद रखना कि ये जो लॉ होता है ये हमेशा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई जानता, बताओ। अरे ये क्या बात है भाई, रहन दीजिए, क्या होता है बताना तो पड़ेगा ही। मतलब बेसिकली सर जो भी बॉडी होगी उसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई सरफेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए भाई, आप बताइए। अरे कुछ गलती बता रहे, इतना क्या टेंशन लेना, हम तो ऐसे सरमुखदा खड़े हो जाते थे, कुछ भी बताना बता के फिर देखा जाएगा, तो क्या होगा, कम से कम इतना तो है, बता रहे हैं, गलती बताओ, हम तो कभी नहीं कहते कि सही होना चाहिए। ये क्या है, ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है, चार्जेस सारे के सारे इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। वो कब होगा, जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिंपल सी बात थी बस, ठीक है। अब बुद्धि में कुछ आया, अब मैंने कह दिया ये इधर सारे चार चार्ज हैं, इधर के सारे मिटा दो, तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, एक तरफ ज्यादा हो जाएगी, एक तरफ कम हो जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तब तो ये सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा मेरा, है ना। मैंने क्या बोला, हर पॉइंट जितने भी आपके इस, अब मैं वर्ड यूज कर लूं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये हमने माना है, इमेजिन किया, ये किसने बताया, गॉस साहब ने बताया ना, तो इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इक्विडिस्टेंट है, किससे, चार्ज प्लस क्यू से, ठीक। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यूनिफॉर्म। टोटल इसके पूरी इस चार्ज में टोटल जितना फ्लक्स हो सकता है इस पूरे सरफेस को कितना हो सकता है, सिंपल सिंपल, ठीक है। बस आगे बढ़े, बस ज्यादा जोर मत डालो, ये फिगर बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ और लिख लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इजी लग रही है कि नहीं फिजिक्स, इजी है यार, कठिन कभी होती है, ठीक है। अभी डेरिवेशंस भी करेंगे और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया सबका, बड़े भाई बस इसी का मजा लेता है ये पीछे बैठ के, तेरे को यहाँ बैठाऊंगा मैं आराम से, बस जब इसको देखो हाँ सब हो चुका है, इसका मतलब मैं घूमता हूँ और तो लिखना स्टार्ट कर देता है ना, सुनना उतना कुछ नहीं, पढ़ लेते हैं इसमें एक बार भी, क्या पढ़ना है इसमें, कुछ नहीं है, सब आसान है। फ्लक्स टू गॉसियन सरफेस क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किस पे, शेप के। अच्छा ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लो, जैसे मान लो तुमने ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, ये क्यूबिकल शेप बना दिया,
ठीक है बस, ठीक है। अब मैंने एक बड़ा सा क्यूब ले लिया, इस मैंने इमेजिन कर लिया, इस तरीके से इमेजिन किया कि इसके सेंटर पे क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, एक बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है। कहते क्या, चलो एक सवाल करा ही देते हैं, ठीक है, एक सवाल करा देते हैं। ठीक, अब मैंने कह दिया, ये मैं बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है, सिंपल सवाल है। एक कॉर्नर पे मैंने एक वर्टेक्स, क्यूब के एक वर्टेक्स पे मैंने एक चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यूब, और अब मैं कह रहा हूं बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। कैसे बताओगे, ये तो क्लोज सरफेस है ना, तो अब बताओ कैसे बताओगे। अब तो प्रॉब्लम हो गई, क्यों, क्योंकि अभी इसके पहले पढ़ा था, सबने पढ़ाया तो बड़ा आसान, पूछ लिया कठिन वाला। क्या बताया था, सेंटर पे होता था, है ना, सेंटर पे होता तो बड़ा आसान होता था, कुछ नहीं तो टोटल चार्ज इंक्लूड, इसमें टोटल चार्ज इंक्लूड में आ ही नहीं रहा है, कहां आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसको सेंटर पे ले जाना होगा, सेंटर पे कैसे ले जाएंगे, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, तो उसके लिए मुझे या तो पीपीटी ऐड करनी पड़ेगी। चलो हम यहाँ करा देते हैं। ठीक है, बाकी वो डॉटेड बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, प्लस क्यू, ठीक है बॉस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आसान कब होता, अगर सेंटर पे होता तो हम कहते थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सेकंड के अंदर आंसर बताते। अगर इस क्यूब के सेंटर पे डाल दो प्लस क्यू तो आसान हो जाएगा, तुरंत बता देंगे क्यू अपॉन। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करें, गॉस साहब ने गॉसियन सरफेस भी तो पढ़ाया, उन्होंने ये भी तो बोला कि अपने हिसाब से आप इमेजिन भी तो कर सकते हैं, कर लीजिए क्या करना है। मैंने क्या कर दिए, अच्छा ये सेंटर पे कैसे पहुंचेगा, जब ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, अदर भी आइडेंटिकल क्यूब बनाइए, कितने बनाने पड़ेंगे, नीचे 4 होने चाहिए, ऊपर भी 4 होने चाहिए, टोटल 8, मतलब 7 और हमें बनाने पड़ेंगे, तभी तो वो सेंटर पहुंचेगा। ठीक है, वही कर रहे हैं हम, डॉटेड लाइन से क्या बना रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस जो हम इमेजिन कर रहे हैं, आइडेंटिकल बना रहे हैं। अब पीछे भी होगा, ठीक है, अब ये समझ लेना, वो पीछे वाला कलर चेंज कर देंगे, है तो जरूर फैसिलिटीज है तो इस्तेमाल करो। एक अब इसके ऊपर बना रहा हूं मैं, जितनी जगह है सब इस्तेमाल कर ले रहे हैं, अब वो समझ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं इसको डार्क ही कर देता हूँ, ज्यादा अच्छी फिगर बनेगा। ये ऊपर वाला है, पीछे वाले जो क्यूब के ऊपर वाला है, ये कौन सा, इसके जस्ट पीछे जो रखा है नीचे उसके ऊपर है, ठीक है। 3D डायग्राम में थोड़ा सा हेल्प करिएगा समझने में। ये हो गया, ये हो गया, ये इसके ऊपर पीछे वाले के, इसी के फ्रंट में बनेगा, फ्रंट वाले के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये हो गया तेरा फ्रंट वाला, ठीक है, ठीक है, ये जस्ट इसके ऊपर हो गया, और इसके जस्ट बगल में हो गए ना पूरे 8, ठीक है। अब पहुंच गया वो सेंटर में। अब तो हम कह सकते हैं इस पूरे बड़े वाले क्यूब की जो उसका डायमेंशन कैसा है, ये 2a और ये 2a और ये कह सकता हूं मैं कैसे, मैंने इसको बोल दिया ये मेरा ओरिजिनल वाला, ये ऐसा कुछ था, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो इसका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अच्छा सारे आइडेंटिकल हैं तो सब में बराबर फ्लक्स बटा होगा, कितने बराबर बटे होंगे, खत्म। ये मैं डायरेक्टली भी सिखा सकता था लेकिन आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो मतलब इस रेड वाले क्यूब में कितना फ्लक्स था, Q बाई 8 एप्सिलॉन, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक, ठीक है। ये आप अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे प्रॉपर्टी बता देता हूँ। यही आखिरी टॉपिक होगा, वैसे पढ़ाना तो मुझे बहुत कुछ था आज। जब तुम लोग क्लास में लिखना सीख जाओगे साथ साथ में ना, तब क्लास तेज हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़ रहा है, मतलब पहला वाला जो चैप्टर है वो खत्म होने को आ रहा है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस वाला। आईएससी के हिसाब से पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, सेकंड चैप्टर। अरे आईएससी हमारे वाले 4 चैप्टर खत्म हो गए। अरे कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। पेपर कब है पहला? 27 से टेस्ट है, कंपैरेटिव एग्जाम्स जून में है। जून में है ना, वही तो इम्पोर्टेंट है। टेस्ट वाले तो क्लास टेस्ट ठीक है, वो हो जाएगा। जून तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, जून तो बहुत हो गया। चले भाई, चलिए फटाफट रीड कर ले। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट। ये समझ में आ गया ना, इनक्लोज वाली बात। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। समझ में आया? ये अभी जस्ट प्रूव किया मैंने, पोजीशन ऑफ चार्ज। मैंने कैसे उसको रीअरेंज कर लिया, पहले उसको सेंटर पे वापस से पहुंचा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ठीक है, आगे देखिए, इन अ क्लोज्ड सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। मैंने अभी बताया था। रीजन क्या है? एंगल 180 और आपका 0। इन अ गॉसियन सरफेस फाई क्या होता है? 0 डज नॉट इंप्लाई E is equal to 0, but E is equal to 0 implies phi is equal to 0। क्या कह रहे हैं? गॉसियन सरफेस में फ्लक्स 0 हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो फ्लक्स, तो मतलब फ्लक्स को देख के कभी जज मत करना कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो मामला ही खत्म हो जाए। क्यों? अरे phi is equal to ES होता है ना, E डॉट S वेक्टर। तो E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म तो काम खत्म है ना। बट यहाँ पर अगर सरफेस एरिया मतलब लिंक ही नहीं कर रहा है, S 0 हो गया तब भी तो phi 0 हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ठीक है उस केस में? नहीं। ठीक है, समझ में आया? यही रीजन है। ये हो गया तुम्हारा। ठीक, अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसी के बारे में। ठीक है, क्योंकि सर की क्लास लेट हो जाएगी, इसलिए मुझे एंड करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया?